दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कुछ घंटे के बाद वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला, क्रिकेट की सबसे बड़ी दुश्मनी भारत बनाम पाकिस्तान की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं है। इस बार सवाल है क्या हाथ मिलेंगे। जी हां, पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है कि जब दोनों टीमें कल मैदान पर उतरेंगी तो क्या टीम इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैंडशेक करेंगे या फिर एशिया कप की कहानी दोहराई जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है, सस्पेंस गहरा गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव से 3 बार यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि टॉस तक इंतजार कीजिए। सूर्य कुमार यादव से बार बार ये सवाल पूछा गया तो कप्तान ने कहा कि इंतजार कीजिए टॉस का, और उस समय वो स्माइल कर रहे थे। सस्पेंस तो वहीं टूटेगा, ये कहते हुए आगे वो कुछ नहीं बोले, यानी जवाब अभी सिर्फ राज है। उधर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि मुकाबला खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना, उसके लिए इतना अभी उस पे पर्दिए क्यों डालना है। अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में। कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं। प्लेयर्स ने आपस में हाथ नहीं मिलाया था। आप ये तवक्को करेंगे कि दोबारा गेम उसी स्पिरिट में वापस जाए? मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे पिछले जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वैसे हो रही है। तो अपने आप में कल का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपको याद ही होगा, पिछले साल एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हैंडशेक नहीं किया था। तो क्या इस बार तस्वीर बदलेगी या फिर मैदान पर उतरने से पहले ही संदेश साफ कर दिया जाएगा? कल सिर्फ मैच नहीं होगा, कल हर कैमरा, हर नजर, हर फ्रेम इतिहास रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये भारत पाकिस्तान का महामुकाबला है। विश्व कप के धुरंधर बनने की जंग है। और इस वक्त कोलंबो से हमारे साथ संवाददाता आशीष कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। आशीष, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि मुकाबले से ठीक पहले क्या हैंडशेक किया जाएगा, आगे क्या होगा, खिलाड़ी मैदान में किस रूप में नजर आएंगे। और आज कप्तान का जो बयान सामने आया है टीम इंडिया की ओर से, वो क्या दर्शाता है, क्या बताता है आशीष? अरे बड़ा सस्पेंस है चित्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि टीम इंडिया हाथ मिलाएगी कि नहीं मिलाएगी। बहुत कॉन्फिडेंट दिखे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव। हिस्ट्री, आप पीछे की हिस्ट्री देखें तो लगातार भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त दी है, उस दम के मुताबिक मुझे लगता है कि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज दिखी। एक बार चित्रा मैं आपको पीछे प्रेमदासा स्टेडियम की तस्वीर दिखा देता हूँ। आप देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि कोलंबो में अभी इस वक्त भी ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं 2 दिन से बड़ा इस बात को लेकर स्पेकुलेशन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसम खराब हो जाए, बरसात हो जाए, उससे मैच में किसी तरह की डिस्टर्बेंस हो। इसको लेकर के फैंस भी बड़ा फिंगर्स क्रॉस रखे हैं। बहरहाल इंडियन टीम का बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। मेरे साथ एक पाकिस्तानी फैन है 21 साल के, उनसे 2 मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा। मुझे बताएं कि आपको आज जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह के रिकॉर्ड का मैं जिक्र कर रहा था, कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान इस बार कुछ परफॉर्म कर पाए? बिल्कुल, देखो हम आ रहे हैं 3 मैचेस दुबई में, लेकिन हम एक नई उम्मीद के साथ हम आए हैं। कोलंबो में नया जगह है, नया ग्राउंड है, कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी। नो डाउट इंडिया की टीम ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है। तो हम जिस तरह से एक के बाद एक मैच पर मैच हारते गए हो तुम लोग, तो इस बार किस बात की गुंजाइश है? अभी देखो बारिश शुरू हो गई है। बारिश से उम्मीद है कि बारिश हो जाए। तो बात सुने, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो मुझे ये उम्मीद है कि कल ये बारिश ना हो यहाँ पर कोलंबो में, इस प्रेमदासा ग्राउंड में। अगर ये बारिश होगी ना, इसने इंडिया को बचा लेना कल हारने से पाकिस्तान। चलो कोई बात नहीं, तुम इस उम्मीद में रहो। लेकिन चित्रा, जैसा मैं आपको दिखा रहा था तस्वीरें, कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, आप देखिए, और बूंदाबांदी भी हल्की हल्की। पता नहीं, मैं आपको कैमरे पे दिखा, बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा हूँ चित्रा, ध्यान से देखिएगा। ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं उसके साथ अगर आपको हल्की बूंदाबांदी दिख रही हो, जो बहुत हल्की रेंज की बूंदाबांदी इस वक्त भी चल रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि खतरा तो है। कल का मैच होता है, अगर हो जाए तो सभी की दिलचस्पी, सभी लोग चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान का ये भिड़ंत हो। लेकिन अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हल्की बूंदाबांदी कोलंबो में अभी भी लगातार जारी है।
बहुत धन्यवाद आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि कल पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट के मैदान में भारतीय खिलाड़ी मार मार कर ऐसा धुरंधर वाला परफॉर्मेंस दे कि पाकिस्तान फिर कभी हिंदुस्तान के सामने उस तरह का दुस्साहस ना करे जैसा कि बीते दिनों हमने किया था, ये कहते हुए कि हम तो क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे जी। और अब देखिए कल पिटने के लिए पाकिस्तान बेकरार हो रहा है। फिलहाल मौसम का मिजाज कल कैसा रहेगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब उस सियासी मैच की ओर लेकर चलते हैं जो 2027 में होना है, लेकिन जाति पाति और धर्म की बॉलिंग अभी से शुरू हो गई है। कल हमने शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी के बीच टकराव का पार्ट 2 लॉन्च होने की खबर दी थी। आज बात उससे आगे की कर लेते हैं। कल हमने जानकारी दी योगी के हमले पर शंकराचार्य का पलटवार भी बस आता ही हो गया। 2 सन्यासी, 2 सनातनी, 2 भगवाधारी एक बार फिर युद्ध में आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोनों ओर से बयानों की अग्नि वर्षा शुरू कर दी गई है, लेकिन हम उस सवाल पर आएंगे जो देश जानना चाहता है कि आखिर 2 भगवाधारी आपस में क्यों लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सत्ता और पद प्रतिष्ठा को चुनौती क्यों दे रहे हैं, टकराव की जड़ कहां है। और जब हमने पड़ताल की तो 4 सवाल निकलकर सामने आए। सवाल ये, क्या ये धार्मिक लड़ाई है या ये व्यक्तिगत लड़ाई है? कहीं ये सियासी लड़ाई तो नहीं है या फिर वास्तव में ये जातीय लड़ाई है? कल सीएम योगी ने शंकराचार्य विवाद के फिर से पन्ने खोले थे जब विधानसभा में कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जब शंकराचार्य हैं ही नहीं तो हम उन्हें क्यों मान लें। इस पर आज अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किसी सीएम की औकात नहीं है कि शंकराचार्य कौन है ये वो तय करें। कल योगी ने शंकराचार्य को नैतिकता और मर्यादा का पाठ पढ़ाया था, तो आज शंकराचार्य बोले कि अब क्या एक महंत उन्हें सिखाएगा कि धर्म और अधर्म क्या है। शंकराचार्य नहीं ले सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जब शंकराचार्यों ने निर्णय किसी बात में कर दिया तो अब यह किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है कि वह शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाए। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। इस समय तो योगी आदित्यनाथ जिनकी पुलिस ने चोटी उखाड़ उखाड़ करके बटकों को मारा है, जिनकी पुलिस ने सनातन धर्म के हर प्रतीक का अपमान किया है, सनातन के स्वाभिमान को तोड़ने का दुस्साहस किया है, सवाल तो उनसे है। पेंटून से उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। तो देश का मुख्यमंत्री निरपराधों को पीट रहा है, उनके सम्मान स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा है। कहाँ है राज्यपाल, कहाँ है राष्ट्रपति, कहाँ है लोग? क्या उनको इस बारे में संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री से पूछना नहीं चाहिए कि बताओ शंकराचार्य का विवाद क्या है? कई बार आपको बता चुके हैं, आपको भी याद हो गया होगा, इसीलिए सीधे उन सवालों पर आते हैं जो इस टकराव को लेकर इस समय खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है, क्या ये धार्मिक लड़ाई है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि योगी और शंकराचार्य दोनों ही सनातन धर्म की बात करते हैं, दोनों हिंदू संस्कृति और गोरक्षा की बात करते हैं, इसीलिए धार्मिक लड़ाई नजर नहीं आती। दूसरा सवाल, क्या ये व्यक्तिगत लड़ाई है? इसका जवाब है शायद हाँ। योगी के पास पर्याप्त उदाहरण है कि अविमुक्तेश्वरानंद उन पर लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं, बिना सबूत उन्हें कभी धर्म विरोधी कभी गोमाता विरोधी वो बताते रहते हैं। तीसरा सवाल है, क्या ये सियासी लड़ाई है? जवाब है हाँ। शंकराचार्य की सियासी दिलचस्पी रही है, उन पर समाजवादी पार्टी, शंकराचार्य और कांग्रेसाचार्य के ठप्पे लगते रहे हैं। बीजेपी के विरोध का उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते चले, समाजवादी की सरकार में भी शंकराचार्य की ओर से हंगामा किया गया था, जिसके बाद एक मुद्दे को लेकर समाजवादी सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया था। और हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को लेकर, यानी उनके सबसे बड़े नेता को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इनको तो बाहर का रास्ता दिखा लेना चाहिए, इनका हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है। अब चौथे सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये जातीय लड़ाई है? इसका जवाब है पता नहीं। योगी ने कभी ब्राह्मण बताकर शंकराचार्य को टारगेट नहीं किया, कल भी नहीं किया। हाँ, माघ मेले में शंकराचार्य ने जरूर कहा था कि सीएम योगी अपनी ठकुराई दिखा रहे हैं। शंकराचार्य के ठकुराई वाले बयान के बाद ही यूपी में विपक्षी दलों ने यह नैरेटिव आगे बढ़ाया कि योगी और शंकराचार्य की असल में टसल ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वाली है।
ढोल पिटने शुरू किए गए कि ठाकुर सीएम के राज में ब्राह्मणों की शिकायत खींची जा रही है, उन्हें जमीन पर रौंदा जा रहा है और यूपी में ब्राह्मणों के सबसे बुरे दिन इस समय चल रहे हैं। अब और कितने महीन तरीके से शंकराचार्य वर्सेस योगी को ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर बताकर पेश किया जा रहा है, उसका एक ताजा नमूना सामने आया है जो आपको जरूर देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट की। शुरुआत में उन्होंने लिखा, पहन ले कोई जैसे भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को अहंकारी, अधर्मी और भी बहुत कुछ लिखा। लेकिन अब आप पोस्ट के पांचवें हिस्से पर आइए। इसमें अखिलेश यादव लिखते हैं, हाथा नहीं भाता का ये विस्तारित रूप है और यही सच्ची सच्चाई है। इसके बाद लिखते हैं, इनका यानी सीएम योगी का बस चले तो जो विवादित फिल्म आई है उसका नाम बदले बिना ही रिलीज भी कर दें और टैक्स फ्री भी कर दें। और अंत में अखिलेश यादव ने लिखा कि समाज एक एक वोट खिलाफ डालकर अपमान का जवाब देगा, फिर इत्मीनान से दाल बाटी खाएगा। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि योगी को हाथा नहीं भाता। हाथा मतलब गोरखपुर का वो तिवारी जी का हाथा होता है जो कभी पूर्वांचल में ब्राह्मण राजनीति का केंद्र था और जिसका गोरखमठ से सियासी वर्चस्व का लंबा संघर्ष रहा। वही गोरखमठ जिसे पूर्वांचल में ठाकुर राजनीति का केंद्र माना जाता रहा और जिसके महंत खुद योगी हैं। अखिलेश ब्राह्मण या ठाकुर बोले बिना ही शंकराचार्य विवाद को ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर पर लेकर चले आए। वैसे योगी का बस चले तो एक फिल्म को नाम बदले बिना टैक्स फ्री कर दें, यहां भी अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर घूसखोर पंडित फिल्म का जिक्र किया। ब्राह्मणों को उकसा रहे हैं कि सीएम योगी तो शुरू से ब्राह्मण विरोधी हैं। अखिलेश का दाल बाटी वाला मैसेज भी यूपी के ब्राह्मणों को एड्रेस करते हुए है। बीते दिनों बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने दाल बाटी पार्टी की थी। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी के ब्राह्मण लॉबी ठाकुरवाद से त्रस्त हो गई है। ब्राह्मण लॉबी ठाकुरवाद से त्रस्त है। ब्राह्मण 27 में योगी से शंकराचार्य का बदला लेने को तैयार हैं। लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। योगी जी, आप भी एक अपने आप को योगी कहते हैं, संत हैं, आपकी भी नियुक्ति हुई है। मैं जहां तक जानता हूं इनके गुरु उनके गुरु संत अवैधनाथ जी ने इनकी नियुक्ति की है, किसी सरकार ने नहीं की है। सियासत चुनावी नफे नुकसान के हिसाब से ही कभी चीजों को तोड़कर बताती है और जब उसे लगता है कि कई मुद्दों को जोड़ने में ज्यादा फायदा है तो फिर जोड़ भी देती है। एक बैंक के 2 लेडी स्टाफ का झगड़ा अलग मुद्दा था, बनारस की घाट पर तोड़फोड़ अलग मुद्दा था, माघ मेले में स्नान से रोकना अलग मुद्दा था और शंकराचार्य का असली या नकली होना भी अलग मुद्दा है। लेकिन सियासत कॉकटेल बना रही है और इसकी थीम है यूपी का ब्राह्मण संकट में है, ठाकुरों से उसे खतरा है। यूपी का चुनाव अभी 1 साल दूर है, देखते जाइए तब तक और क्या क्या होता है। जातिवाद की ऐसी सियासत के और कितने बिगड़े और बेढंगे रूप उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आते हैं। हम जनहित में बढ़ते हैं आगे। कल शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है। हो सकता है वीडियो आपके मोबाइल में भी पहुंचा हो और आपने देखा भी हो। वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है जिसमें उग्र और गुस्साई भीड़ एक महिला पत्रकार को धक्का देती है, घसीटती हुई गर्दन जकड़ती हुई दिखाई देती है। इस वायरल वीडियो को लेकर समाज के एक वर्ग में आक्रोश है जो सोशल मीडिया पर साफ साफ देखा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि जाति पूछकर परेड निकाली गई। विवाद की जड़ में यूजीसी का वो नियम है जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। सवर्ण संगठन इस नियम को वापस लेने की मांग सरकार से कर रहे हैं, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी से जुड़े संगठन और लोग इसे लागू रखने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी दौरान की एक घटना है। सवाल इस बात का है कि क्या यूजीसी के नियम ने समाज को पूरी तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया है? क्या यूजीसी का विवाद सामाजिक ना रहकर राजनीतिक मुद्दा बन गया है? क्या समानता लाने वाला नियम अब हिंसक विरोध का कारण बन रहा है? क्या डीयू कांड सोची समझी रणनीति के तहत किया गया? समर्थन और विरोध के बहाने क्या जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है? कल जो डीयू में हुआ उसने कैंपस को ही कलंकित नहीं किया बल्कि समाज में जातीय जहर घोलने का काम भी किया है। यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीर नंबर 1, प्रदर्शन कवरेज के दौरान धक्का मुक्की।
तस्वीर नंबर 2, यूट्यूबर रुचि तिवारी से मारपीट। तस्वीर नंबर 3, महिला यूट्यूबर को घसीटते प्रदर्शनकारी। तस्वीर नंबर 4, थाने के बाहर नारेबाजी। ये उस दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जहां देश भर से बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन यूजीसी प्रदर्शन के बहाने शुक्रवार को कैंपस पर कलंक लग गया। इन चारों तस्वीरों में एक ही घटना है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है रुचि तिवारी। रुचि ब्रेकिंग ओपिनियन नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। करीब 60,000 सब्सक्राइबर हैं। रुचि अपने चैनल के लिए डीयू कैंपस में रिपोर्टिंग करने गई थी। इस दौरान एक दूसरे यूट्यूबर से उनका विवाद हुआ, जिससे जातीय रंग ले लिया। इस विवाद के 3 किरदार हैं। पहला रुचि तिवारी, दूसरा नवीन जो यूट्यूबर है, तीसरा अंजलि जो लेफ्ट की छात्र नेता है। आपके टीवी स्क्रीन पर घटना के वक्त का सबसे पहला वीडियो है। इसमें रुचि के हाथ में कैमरा या माइक नहीं दिख रहा है। वो सामने कैमरा लिए शख्स से कुछ डिलीट करने को कह रही है। इस दौरान रुचि के पीछे खड़े एक दूसरे यूट्यूबर नवीन का मोबाइल रुचि पकड़ लेती है। बात बढ़ने लगी, तभी लोग जुटने लगते हैं। इस दौरान लेफ्ट से जुड़ी अंजलि नाम की छात्र नेता दोनों के बीच में आने की कोशिश करती है। तभी बीच बचाव और धक्का मुक्की में वो जमीन पर गिर पड़ी। और यहीं से पूरा कांड शुरू हो गया। अंजलि के नीचे गिरते ही प्रदर्शनकारी और यूजीसी नियम का समर्थन करने वाले बाकी लोग रुचि तिवारी पर टूट पड़े। प्रदर्शनकारियों ने रुचि पर थप्पड़ भी चलाए और उसे घसीटने की कोशिश की। भीड़ ने उसे अपने कब्जे में घेर लिया। इस दौरान आसपास खड़े पुलिस वाले मानो असहाय दिख रहे थे। इस दौरान मारो, पीटो, पकड़ो तमाम तरह के उकसाने वाले शब्द बोले जा रहे थे। भीड़ ने रुचि की गर्दन, हाथ पकड़ रखा था। किसी तरह पुलिस ने रुचि को भीड़ से निकाला। इसके बाद लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने भीड़ को वहां से हटा जरूर दिया। पत्रकार रुचि तिवारी को भी भीड़ के चंगुल से छुड़ा लिया। लेकिन कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी 5 लड़कियों ने आगे जाकर रुचि को पकड़ा। किसी ने गर्दन पकड़ी, किसी ने हाथ। धक्का देते हुए, घसीटते हुए उसे थाने की ओर ले जाने लगे। रास्ते में 2-3 पुलिस वालों ने कानून हाथ में लेने वाली लेफ्ट से जुड़ी लड़कियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी लड़कियां मानने को तैयार नहीं दिख रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाद में पुलिस रुचि तिवारी को मॉरिस नगर थाने ले गई। कैंपस में रात को वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ का माहौल बन गया। थाने के बाहर नारेबाजी हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद इसी खबर की हर तरफ चर्चा है। डीयू कांड के प्रमुख किरदार रुचि तिवारी को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला है।
कि एक लड़की के ऊपर 500 लोग कूदे हैं और लड़की चुपचाप तमाशा देखेगी? हाँ, लड़की अपने डिफेंस में मतलब हाथ पाँव भी नहीं मारे? हाँ, लड़की अपने डिफेंस में हाथ नहीं मारे? तुम आ रहे हो सामने से, लड़की का गला दबा रहे हो, लड़की का हाथ पकड़ रहे हो, लड़की के कपड़े उठा, लिटरली मेरा कपड़ा यहाँ तक उठाया गया है। हाँ, मैं वहां मैं थर-थर कांप गई थी। तुम मुझसे आके लड़ो, मैं लड़ूंगी, पर मेरे कपड़े उठा रहे हो, मेरे कपड़े फाड़ रहे हो, ये इंसानियत? क्या लड़की क्या वो ढकेल रही थी आपको पीछे से? धक्का दे रही थी, मुझे ऐसे दीवार में सटाया गया और मेरा गला दबाया गया, मेरे को मेरा कपड़ा ऐसे उठाया जा रहा था। उस भीड़ की आड़ में लड़के आगे छू रहे थे मुझे। हाँ, उसमें कुछ अपने लॉ फैकल्टी के कुछ बच्चे थे, भाई लोग थे, जो मेरे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे यहाँ से निकली, फिर वहां मेरे को रोड पे पकड़ा, वहां से भी जैसे तैसे, वहां पुलिस कर्मी सारे हाँ देख रहे थे तमाशा खड़े होकर। अब इस पूरे डीयू कांड के दूसरे किरदार की बात भी सुनिए। हमारी टीम ने उस अंजलि को भी खोज निकाला जो धक्का मुक्की में जमीन पर गिरी थी। आप देखेंगे कि एक वीडियो है जिसमें क्लियर कट दिखता है कि मेरा मुंह पकड़कर मुझे धक्का मारती हैं। और वो ही नहीं, उनके साथ जो पुरुष है, जो व्हाइट स्वेट शर्ट में है या शर्ट में है, मुझे नाम नहीं पता, वो लड़का और ये महिला दोनों धक्का मारती हैं और मैं ज़मीन पे गिर जाती हूँ। जो बार बार ये बात करने आते हैं, अलग तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद के नारे क्यों लग रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी नारा नहीं लग रहा था। साफ तौर से सामाजिक न्याय की बात हो रही थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो चाहते हैं यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। ये पूरा विवाद छात्र नेता वर्सेस पत्रकार ना होकर अगड़ा बनाम पिछड़ा का रूप लेता जा रहा है और इसकी वजह यूजीसी का वो नियम है जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बवाल के केंद्र में 11 फरवरी की घटना भी है, जिसमें जंतर मंतर पर यूजीसी नियम के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान रुचि का वीडियो वायरल हुआ था। उस दिन भी जंतर मंतर पर ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन मामला बढ़ा नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो जरूर वायरल हुआ। अब सवाल यह है कि क्या वाकई जंतर मंतर की घटना ही डीयू कांड की जड़ में है? 11 फरवरी को भी रुचि जंतर मंतर पर कवरेज करने गई थी। वहां उनके सवालों को लेकर प्रदर्शनकारियों से विवाद भी हुआ था। रुचि तिवारी के कवरेज को देखें तो वो यूजीसी नियम का विरोध कर रही हैं, जबकि कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। नवीन भी उन्हीं में से एक है। ब्राह्मणवाद जो है लगातार हावी होता जा रहा है और यूजीसी की नई गाइडलाइन जो है देश के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन्हीं नवीन के पास जो वीडियो है उसको लेकर रुचि के ऐतराज के बाद कैंपस में कल का कांड हुआ। अब ये विवाद काफी बढ़ चुका है, कहां जाकर रुकेगा कोई नहीं कह सकता। लड़की ब्राह्मण हो, राजपूत हो, दलित हो या ओबीसी या किसी भी जाति से, वो यूजीसी का समर्थन करे या विरोध करे, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन इसका ये मतलब कहीं से नहीं हो सकता कि 150 लोगों की भीड़ देश की राजधानी में या कहीं भी उसके लिंचिंग की कोशिश करे, उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं, उसे घसीटा जाए, उस पर थप्पड़ बरसाए जाएं। ये बेहद शर्मनाक है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की राजनीति का रुख करेंगे, जहां की पॉलिटिक्स की पिक्चर के नए किरदार बने हैं टीपू सुल्तान। मालेगांव में बुर्के वाली मेयर के बाद अब टीपू सुल्तान की एक तस्वीर के चलते विवाद गहरा गया है। इसकी वजह है दो तस्वीरें। पहली तस्वीर मालेगांव की नई मेयर नसरीन शेख की हैं, जिन्हें कुछ समर्थक उनके दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर भेंट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मालेगांव की उप महापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद की है, जिनके ठीक पीछे दीवार पर टीपू सुल्तान की फोटो टंगी दिखाई देती है। विवाद इन्हीं तस्वीरों पर है। बीजेपी और शिवसेना समेत हिंदू संगठनों ने टीपू सुल्तान को क्रूर शासक बताते हुए डिप्टी मेयर के दफ्तर से टीपू की तस्वीर हटाने की मांग कर दी। बीजेपी ने मालेगांव के डिप्टी मेयर ऑफिस में टीपू की तस्वीर लगाने को बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय एक षड्यंत्र चल रहा है, जहां पर दुनिया के कुछ शहरों और कुछ राज्यों का रंग बदलने का प्रयास हो रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ राजनेता इस षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के डिप्टी मेयर ने टीपू सुल्तान की फोटो लगाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र में फोटो नहीं लगाई, छत्रपति संभाजी महाराज की महाराष्ट्र में फोटो नहीं लगाई, लेकिन जो आक्रांता था, जिसने हिंदू मंदिर तोड़े, जिसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, ऐसे टीपू की फोटो उस डिप्टी मेयर ने लगाई है। मुंबई और महाराष्ट्र का रंग बदलने का प्रयास ये कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के पार्षद शान हिंद ने जिस दिन डिप्टी मेयर की कुर्सी संभाली थी, उस दिन कुछ लोगों ने उन्हें टीपू की तस्वीर गिफ्ट की थी, जिसे डिप्टी मेयर की कुर्सी के पीछे लगा दिया गया। विवाद बढ़ता देखकर मालेगांव निगम प्रशासन ने डिप्टी मेयर ऑफिस से टीपू सुल्तान की तस्वीर हटवा दी, लेकिन डिप्टी मेयर ने टीपू सुल्तान को सेक्युलर शासक और फ्रीडम फाइटर बताते हुए कहा कि विरोध के दबाव की वजह से तस्वीर हटाने का फैसला गलत है, जबकि ओवैसी की पार्टी ने फैसले को सीधे मुसलमानों का विरोध बता दिया। रिपेयरिंग का काम हो रहा है, क्योंकि जब कारपोरेशन ने हमको चार्ज दिया प्रशासक ने, तो ना वहाँ कुर्सी दुरुस्त है, ना टेबल दुरुस्त है, ना किसी कोई भी तस्वीरें लगी हुई नहीं थी। तो वहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वो फोटो जो है वो टूट फूट ना हो, इसलिए निकाली तो जाएगी। किसी के दबाव में निकाली गई, ये गलत बात। मगर नहीं, ये लोगों को किसी भी तरह नफरत करना है, सियासत करना है। इनको किसका फोटो लगाना है? गोडसे का। हाँ, इनको उसका फोटो लगाना है जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। इनको उनसे मोहब्बत है, इनको टीपू सुल्तान से मोहब्बत नहीं है। ये वही मानसिकता के लोग हैं ना, जो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, उनसे इसको मोहब्बत है। दरअसल सरकारी दफ्तरों में हमेशा राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने की परंपरा रही है। बीजेपी, शिवसेना और हिंदूवादी संगठन टीपू सुल्तान को क्रूर शासक और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला बताते रहे हैं, जिनका मानना है कि ऐसे शासक की तस्वीर सरकारी दफ्तर में लगाकर मालेगांव के जरिए गलत परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मालेगांव से निकलकर अब ये विवाद मुंबई तक जा पहुंचा है। टीपू सुल्तान की फोटो वाले विवाद में आज महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की भी एंट्री हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के शिखर पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी। त्यांचा आदर्श घेऊन टीपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टीपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधी कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टीपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। मामला सीधे मराठा गौरव और महाराष्ट्र इतिहास के शिखर पुरुष से जुड़ा है, इसीलिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद पूरी पार्टी ने मौन साध रखी है। वैसे इतिहास में टीपू सुल्तान के किरदार को लेकर लंबे वक्त से बहस जारी है। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। कांग्रेस के दौर में टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया गया। टीपू को सेक्युलर राजा और स्वतंत्रता सेनानी बताकर पेश किया गया, लेकिन बीजेपी टीपू को हिंदू विरोधी शासक बताती रही है। आरोप लगते हैं कि टीपू के राज में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण और नरसंहार हुआ था। शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले लिया। देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल के बयान को बेहद शर्मनाक बताया। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। जनहित में आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर थे। असम पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार के साथ ही सामरिक तौर पर भी भारत के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी ऐसे वक्त असम में है जब अगले कुछ दिनों में वहां विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। पीएम का ये दौरा सामरिक रणनीति और चुनावी रणनीति का संगम रहा। डिब्रूगढ़ में स्थित NH 127 के मोरेन बाईपास हाईवे की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पीएम का स्पेशल प्लेन उतरा। एयरफोर्स के प्लेन में सवार होकर भी मोदी यहां तक पहुंचे थे। डिब्रूगढ़ के इस हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में तब्दील किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर यहां विमान उतरे भी और उड़ान भी भर सके। आज इसकी झलक पूरे देश ने देखी है।
मोरेन बाईपास की ये एयर स्ट्रिप कैसे पूर्वोत्तर में भारतीय सेना को सामरिक मजबूती देगी, अब जरा उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पूर्वोत्तर के लिए पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है ये। इस एयर स्ट्रिप की लंबाई 4.4 किलोमीटर है, यानी कि तकरीबन 4.5 किलोमीटर। आपातकाल स्थिति में सैन्य और नागरिक विमान दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एयर स्ट्रिप पूर्वोत्तर में भारतीय सैन्य अभियान और राहत बचाव कार्य के लिए मददगार साबित होगी। यहां से चीन की दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर की है। डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी को देखने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ी हुई थी। पीएम मोदी ने एयर स्ट्रिप पर रोड शो कर समर्थकों को अपनी झलक दिखलाई, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद राफेल, सुखोई समेत 16 विमानों ने आसमान में नुमाइश की। पीएम मोदी और वहां मौजूद लोगों ने सेना के इस पराक्रम का आनंद लिया, गौरव से भर उठे। जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। यकीनन असम और उसके आसपास के लिए आज का दिन बेहद गौरव का रहा, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और अब वीडियो ऑफ द डे। कल महाशिवरात्रि है। इस मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के तट पर शिवलिंग की कलाकृति उकेरी है। खास बात यह है कि 17,000 रुद्राक्ष और 500 शिवलिंग की मदद से रेत पर यह शानदार कलाकृति तैयार की गई है। और अब आज का जनहित मंत्र। आज वैलेंटाइंस डे है। अगर आप नहीं मनाते तो कोई बात नहीं, वैसे भी प्रेम मनाने की नहीं बल्कि मानने की चीज है। जो प्रेम करता है वही प्रेम पाता है, और ऐसा व्यक्ति ही सबसे धनवान होता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।